एक बहुत बड़ा और घना जंगल जहां हर तरफ सन्नाटा है। इसी घने जंगल के बीच एक 6 फीट हाइट, गोरा रंग और बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला 24 साल का लड़का एक सफेद घोड़े को दौड़ाते हुए आ रहा है। उसके कंधे पर एक बंदूक भी टंगी है। उसके पीछे उसके 3-4 गार्ड्स भी घोड़ों पर उसके साथ हैं। यह लड़का और कोई नहीं, भानगढ़ के सबसे रईस सूर्यवंशी परिवार का इकलौता वारिस देवराज सूर्यवंशी है। उसने जंगल के बीच अपने घोड़े को रोका। देवराज ने जंगल के चारों तरफ अपनी नजर घुमाते हुए कहा, आज जंगल में बहुत शांति है, कोई शिकार नजर ही नहीं आ रहा। देवराज के हेडगार्ड सतीश ने कहा, अक्सर शेर के आते ही जंगल के बाकी जानवर छुप जाते हैं। देवराज ने हैरान होकर अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हुए कहा, शेर? सतीश ने कहा, शेर जैसी फुर्ती, तेज नजर और अचूक निशाना। छोटे सरकार, आप किसी शेर से कम है क्या? देवराज ने कहा, बस भी करो। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल की आवाज आती है। देवराज ने कहा, शांत हो जाओ, कोई आवाज नहीं करेगा। देवराज अपने कंधे पर टंगी बंदूक उतारता है और झाड़ियों की तरफ निशाना साधता है। वो फायर करने ही वाला होता है कि तभी झाड़ियों के बीच से एक लड़की भागते हुए आती है। उस लड़की को देखकर देवराज हैरान हो जाता है। वो लड़की बहुत ही सुंदर, प्यारी और मासूम लग रही है। उसने शादी का जोड़ा पहना है जिसमें वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही। वो काफी डरी हुई है और भागते हुए देवराज की तरफ ही आ रही है। देवराज उसे एकटक देखे जा रहा है। उसकी निगाहें मानो उस लड़की से हट ही नहीं रही। वो लड़की देवराज और उसके गार्ड्स के पास आती है। ये लड़की कोई और नहीं, इरा है, जंगल के कबीले के सरदार की भतीजी। इरा हाथ जोड़कर मदद मांगते हुए बोलती है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, वो लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। देवराज अपने घोड़े से नीचे उतरता है। बाकी गार्ड्स भी नीचे उतरते हैं। सतीश, है लड़की, कौन हो तुम? देवराज बस खामोशी से एक नजर इरा को देखे जा रहा है। तभी कुछ लोग इरा का पीछा करते हुए वहां आते हैं। उन सब लोगों के हाथों में हथियार हैं, किसी के पास लाठी, किसी के पास चाकू तो किसी के पास बंदूकें। वो लोग इरा की तरफ आते हैं। देवराज इरा के आगे खड़ा हो जाता है। देवराज गुस्से में पूछता है, कौन हो तुम लोग और क्यों मारना चाहते हो इस लड़की को? तभी कबीले का सरदार आगे आया। ये मेरी भतीजी है और मैं इस जंगल के कबीले का सरदार हूँ। ये लड़की अपनी शादी से भागकर आई है और इसने पूरी बिरादरी में मेरी नाक कटवा दी। अब मैं इसे मार कर ही रहूंगा। इरा, चाचा जी, मैंने पहले ही कहा था कि मैं उस केशव से शादी नहीं करूंगी। वो मुझसे 15 साल बड़ा है और पहले से शादीशुदा है। सरदार, उसकी बीवी मर चुकी है। इरा, उसी केशव की हरकतों से तंग आकर उसकी पहली बीवी ने आत्महत्या की थी। अब आप मेरी शादी उससे करवाना चाहते हो, सिर्फ थोड़ी सी जमीन के लालच में आकर। सरदार, ज्यादा जुबान मत चला। बचपन में अपने माँ बाप को खा गई। मैंने तुझ पर तरस खाकर तुझे पाला और तूने सबके सामने मेरी ही इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अब तो तुझे मरना ही होगा। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी देवराज ने बहुत शांत लेकिन कॉन्फिडेंस भरे अंदाज में कहा, रुक जाओ, कोई आगे नहीं आएगा, कोई भी इस लड़की को हाथ नहीं लगाएगा। सरदार, ए लड़के, कौन है तू? चुपचाप हमारे रास्ते से हट जा। सतीश, ये सूर्यवंशी परिवार के इकलौते वारिस हैं, देवराज सूर्यवंशी। सरदार, ओह, तो राजा साहब के बेटे हो, इसीलिए इतना उछल रहे हो। तुम शायद जानते नहीं हो कि हमारे कबीले पर सिर्फ हमारा राज चलता है और हमारा कबीला सुजानगढ़ के राज परिवार के अंतर्गत आता है। भानगढ़ के राजा को यहाँ दखलंदाजी करने की इजाजत नहीं है। सतीश ने देवराज से कहा, छोटे सरकार, हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए। पहले ही दोनों राजघरानों के बीच बहुत गहरी दुश्मनी है। कबीले के लोग इरा की तरफ बढ़ने लगते हैं। देवराज ने अपनी बंदूक उन पर साधते हुए कहा, वहीं रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। बाकी गार्ड्स भी देवराज के सपोर्ट में गन्स तान लेते हैं। सरदार, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। कबीले का सरदार अपने मुंह में 2 उंगलियां डालकर किसी जानवर जैसी अजीब सी आवाजें निकालता है। देखते ही देखते जंगल में रहने वाले सैकड़ों कबीले के लोग हथियारों के साथ आकर देवराज और उसके साथियों को घेर लेते हैं। यह देखकर इरा और घबरा जाती है। वो लोग सिर्फ 5 हैं और सैकड़ों लोग बंदूकों और बाकी हथियारों के साथ उन्हें घेर कर खड़े हैं। लेकिन देवराज के चेहरे पर अभी भी शांति के भाव हैं। देवराज, क्यों तुम अपनी ही भतीजी के जान के दुश्मन बन बैठे हो? ये तुम्हारी गलती है कि तुमने शादी से पहले इस लड़की से उसकी इच्छा नहीं पूछी। कबीले का सरदार, ये लड़की किसी काम की नहीं है। पहले मेरे भाई को खा गई, अब मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब इसका बोझ मैं और नहीं उठा सकता। या तो ये शादी करके चली जाए या फिर इसे मरना होगा।
और मंडप से भागी हुई लड़की से कोई शादी करेगा नहीं, तो मेरे पास यही आखिरी रास्ता है। देवराज, ठीक है, तुम्हें ये लड़की बोझ लग रही है तो मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। ये हमारे महल में आराम से रह सकती है। सरदार, ऐसा नहीं हो सकता। ये लड़की तुम्हारी कुछ नहीं लगती। अपने घर की लड़की को किसी गैर मर्द के साथ भेजने से बेहतर है कि ये मर जाए। देवराज, तुम इस लड़की को जान से नहीं मार सकते। इसके बदले जो तुम कहो वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। सरदार, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। या तो कोई आगे आए और इससे शादी करके इसे हमेशा के लिए हमसे दूर ले जाए, या फिर इसे मरना होगा। तो बताओ, है कोई ऐसा? कबीले के सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं और आपस में बातें बनाने लगते हैं। एक आदमी ने कहा, ऐसी लड़की से तो कौन ही शादी करेगा। दूसरा कहता है, ये लड़की दिखने में सुंदर है लेकिन एकदम मनहूस है। सरदार, देखा, ऐसी मनहूस लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। कबीले का सरदार आगे आता है और इरा को खींचने लगता है। इरा ने रोते हुए कहा, चाचा जी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। कबीले का सरदार इरा को खींचकर देवराज से थोड़े डिस्टेंस पर ले आता है और इरा के सिर पर बंदूक रखते हुए कहता है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। देवराज को आज जिंदगी में पहली बार घबराहट महसूस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो ये खून खराबा पहली बार देख रहा था, पर इरा की मासूमियत उसके दिल को छू गई थी। वो इरा को मरते हुए नहीं देख सकता। कबीले का सरदार गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी देवराज अपना हाथ उठाते हुए जोर से चिल्लाया, मैं करूंगा इस लड़की से शादी। यह सुनकर वहां खड़े सब लोग हैरान हो गए। सूर्यवंशी राजघराने का बेटा एक मामूली सी जंगल में रहने वाली लड़की से शादी करना चाहता है। इरा भी बहुत हैरान थी। देवराज के गार्ड सतीश ने कहा, छोटे सरकार, ये आप क्या कह रहे हैं? आप राजकुमार हैं और भानगढ़ के होने वाले राजा हैं। अगर राजा साहब को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे। देवराज, ये मेरा आखिरी फैसला है और कोई भी मेरे फैसले में दखलंदाजी करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कबीले का सरदार, ठीक है, अगर तुम इससे शादी करना चाहते हो तो करो, लेकिन मैं बता दूं, ये लड़की बहुत मनहूस है। बाद में हमसे मत कहना। शादी के बाद हमारा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं रहेगा। देवराज, ठीक है सरदार, तो चलो, शादी अभी कबीले में होगी। कुछ देर बाद सब कबीले में आ जाते हैं। सामने मंडप लगा है। एक अधेड़ उम्र का पंडित मंत्र पढ़ रहा है। देवराज और इरा मंडप में बैठे हैं। फिर वो वरमाला के लिए खड़े होते हैं और एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। फेरे होते हैं, मंगलसूत्र और सिंदूर दान की रस्म होती है। शादी संपन्न हुई। कबीले का सरदार, आज के बाद इस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम इसे लेकर जा सकते हो। इरा की आंखों में अभी भी दर्द झलक रहा है। देवराज इरा का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर वहां से निकलता है। इरा को लेकर अपने घर पहुंचता है। देवराज दरवाजे पर खड़ा है। उसकी भाभी जीविका उसे देखती है। वो देवराज के साथ इरा को दुल्हन के कपड़ों में देखकर हैरान हो जाती है। जीविका, देवर जी, ये कौन है? देवराज, भाभी, ये मेरी पत्नी है इरा, मैं इससे शादी करके लाया हूँ। ये सुनकर जीविका दंग रह जाती है। जीविका, क्या? जीविका ने सारे परिवार वालों को जोर से आवाज देकर बुलाते हुए कहा, रानी माँ, राजासा, राजवीर जी, जल्दी बाहर आइए। जीविका की आवाज सुनकर सब लोग बाहर आ जाते हैं। शैलजा जी, देवराज की माँ, जिन्हें सब प्यार से रानी माँ कहते हैं, और अभय सूर्यवंशी, देवराज के पिता जो भानगढ़ के राजा हैं, भी वहां पहुंचते हैं। शैलजा ने कहा, क्या हुआ जीविका, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? जीविका, रानी माँ, देवराज। जीविका के इतना कहते ही सबकी नजर दरवाजे पर खड़े देवराज और इरा पर पड़ती है। वे सब देवराज के पास आते हैं। अभय, देवराज, ये लड़की कौन है? देवराज, बाबा, मैंने इससे शादी कर ली है, अब ये मेरी पत्नी है। अभय सूर्यवंशी गुस्से में चिल्लाए, क्या तुमने शादी कर ली? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ऐसे कैसे शादी कर ली तुमने हमसे बिना पूछे? और ये लड़की है कौन? देवराज, ये इरा है, भानगढ़ और सुजानगढ़ के बीच जो जंगल है उसी के कबीले के सरदार की भतीजी है। ये सुनकर जीविका हंसने लगी। क्या देवर जी, आपको दुनिया में और कोई लड़की नहीं मिली शादी के लिए? एक जंगल में रहने वाली लड़की से शादी कर ली। अभय को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो देवराज पर चिल्लाते हुए बोले, तुम पागल तो नहीं हो गए? इतने बड़े बड़े राजघरानों से तुम्हारे लिए रिश्ते आते हैं और तुमने इस लड़की से शादी कर ली। तुम भानगढ़ के होने वाले राजा हो। मैं इस शादी को नहीं मानता। देवराज, पर मैं मानता हूं, अब से इरा ही मेरी पत्नी है, कोई इसे स्वीकार करे या न करे।
देवराज की मां शैलजा ने अभय का गुस्सा शांत करते हुए कहा, देखिए, अब शादी हो गई है तो अब कुछ नहीं हो सकता। सच बताऊं तो मुझे यह लड़की बहुत पसंद आई और मेरे बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है। अभय सूर्यवंशी, तुम अपने बेटे के प्यार में अंधी हो चुकी हो। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? किसी राजकुमारी से शादी करके नहीं आया है आपका बेटा, एक मामूली सी जंगल में रहने वाली लड़की है। क्या ये हमारे तौर तरीके अपना पाएगी? शैलजा, जो भी है, देवराज ने इससे शादी कर ली है और अब हमें ये मानना ही होगा। अब ये लड़की इस घर की बहू है। अभय सूर्यवंशी, ठीक है, अगर तुम दोनों को यही सही लगता है तो यही सही। अभय गुस्से में अंदर चले जाते हैं। शैलजा बहुत उत्सुकता से जीविका से कहती हैं, जीविका, जाओ थाल में सिंदूर और कलश में चावल लेकर आओ, मुझे मेरी बहू का गृह प्रवेश करना है। शैलजा बहुत खुशी से इरा का गृह प्रवेश कराती हैं। कुछ देर बाद इरा देवराज के रूम में उसके बेड पर बैठी है। तभी देवराज अंदर आता है। इरा अभी भी डरी हुई है। देवराज, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं हमारी शादी नॉर्मल तरीके से नहीं हुई और मेरे घर वालों को भी आपको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको इस घर में वही इज्जत और प्यार मिलेगा जो इस घर की बहू को मिलना चाहिए। देवराज अलमीरा से अपने लिए अलग ब्लैंकेट निकालता है। देवराज, सो जाओ, मुझे लगता है आज जो भी हुआ उसके बाद तुम थक गई होगी। इरा, धन्यवाद, आपने आज मेरी जान बचाई। इरा अपना ब्लैंकेट लेकर लेट जाती है। देवराज भी एक स्माइल के साथ लाइट ऑफ करता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह देवराज की आंख खुलती है। वो उठकर बैठता है और जैसे ही उसकी नजर इरा पर पड़ती है वो हैरान रह जाता है। इरा की भी आंख खुलती है। देवराज चिल्लाते हुए, ऐ लड़की, कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इरा ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है। देवराज झटके से बेड से उठता है। इरा भी खड़ी हो जाती है। इरा, ये क्या कह रहे हैं आप? देवराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? यह शोर शराबा सुनकर शैलजा, जीविका और अभय सूर्यवंशी वहां आ जाते हैं। शैलजा ने कहा, क्या हुआ देवराज, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? देवराज, माँ, ये लड़की कौन है और मेरे रूम में क्या कर रही है? अभय, देवराज, तुम इसे नहीं पहचानते? देवराज, नहीं बाबा, मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? इसे कहिए कि मेरी नजरों से दूर हो जाए। जाओ यहां से। अभय सूर्यवंशी, अच्छा ठीक है, इस लड़की को बाहर ले जाओ। शैलजा इरा को बाहर ले आती हैं। बाहर आकर इरा ने हैरानी से कहा, ये सब क्या है? कल उन्होंने मुझसे शादी की और आज मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। शैलजा, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। देवराज को एक बीमारी है, वो हर सुबह पिछली सारी बातें भूल जाता है। उसे सिर्फ मैं, राजासा और उसका भाई राजवीर ही याद रहते हैं। कई बार तो वो जीविका को भी भूल जाता है। इरा, क्या? शैलजा, हाँ, पहले देवराज बिल्कुल ठीक था, पर पिछले 2 साल से उसे पता नहीं क्या हो गया है। उसके लिए कई राज परिवारों से रिश्ते आए, लेकिन उसकी बीमारी का सुनकर कोई लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है कि देवराज ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता रहे तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर तुम भी देवराज के साथ नहीं रहना चाहती तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। इरा, नहीं रानी माँ, देवराज जी ने मेरा साथ तब दिया जब मुझे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो मैं भला उनका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं दिल से उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। शैलजा, लेकिन उसे तो ये भी याद नहीं कि उसने तुमसे शादी की है। फिर तुम उसके साथ कैसे रहोगी? वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तभी इरा की नजर एक नौकरानी पर जाती है। इरा, जब तक देवराज ठीक नहीं हो जाते मैं इस घर में नौकरानी बनकर रहूंगी और उनका ख्याल रखूंगी। मुझे यकीन है कि मेरे महादेव की कृपा से देवराज बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। शैलजा एक मुस्कान के साथ इरा को गले लगाती हैं। मेरे देवराज को तुमसे अच्छी पत्नी मिल ही नहीं सकती। कुछ देर बाद पूरी फैमिली खाने की टेबल पर बैठी है। राजा सा सामने वाली कुर्सी पर बैठे हैं और पास में शैलजा, देवराज के भाई और भाभी बैठे हैं। देवराज के चाचा धीरज और चाची सावित्री भी वहां हैं। इरा नौकरों वाले कपड़ों में सबको खाना सर्व कर रही है। अभय सूर्यवंशी, तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? शैलजा, इसने डिसाइड किया है कि जब तक देवराज ठीक नहीं हो जाता ये ऐसे ही घर में नौकरानी बनकर रहेगी और देवराज का ख्याल रखेगी। यह सुनकर जीविका जोर जोर से हंसने लगती है। जीविका, सच में तुम्हारे जैसी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। देवराज को तुम याद भी नहीं हो। अगर देवराज ठीक नहीं हुआ तो तुम सारी जिंदगी ऐसे ही नौकरानी बनकर बिता दोगी।
अभय सूर्यवंशी, देखो लड़की, ये सब करके कोई फायदा नहीं होगा। हम नहीं जानते देवराज कब ठीक होगा और होगा भी या नहीं। इरा, वो ठीक हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं देवराज को अपना पति मान चुकी हूँ। अब कुछ भी हो, वो ठीक हो या ना हो, मैं उनके साथ ही रहूंगी। अभय सूर्यवंशी, जोश अच्छा है लेकिन बहुत जल्दी थक जाओगी। जीविका ने कहा, राजा सा, आपको नहीं लगता कि अब आपको देवराज को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला बदल देना चाहिए? राजवीर को अगला राजा बनना चाहिए। राजवीर अभय सूर्यवंशी का बड़ा बेटा है, लेकिन अभय देवराज को ही उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं क्योंकि राजवीर हर समय नशे में धुत रहता है और वो काबिल नहीं है। धीरज भैया, जीविका बहू सही कह रही है। देवराज की हालत देखकर मैं भी यही कहूंगा कि आपको राजवीर को ही उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। देवराज तो खुद ही अपने फैसले भूल जाता है, तो वो पूरे भानगढ़ को कैसे संभालेगा? राजवीर, आपको अपना छोटा बेटा बहुत काबिल लगता है ना? देख लीजिए, एक दिन शादी करके अगले दिन अपनी पत्नी को ही भूल गया और आप उसे राजा बनाना चाहते हैं। तभी देवराज वहां आता है और सबके खामोश होने पर अपनी चेयर पर बैठता है। इरा उसे खाना सर्व करने लगती है। देवराज ने इरा को देखकर इरिटेट होते हुए कहा, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? माँ, मैंने कहा था ना कि मैं इस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहता। शैलजा, अरे बेटा, ये लड़की गलती से तुम्हारे कमरे में आ गई थी, अभी नई आई है ना। देवराज, ये गलती से मेरे कमरे में आई और मेरे बिस्तर पर सो भी गई। शैलजा हकलाते हुए, वो बेटा, इसे नींद में चलने की बीमारी है, गलती से रात में तुम्हारे कमरे में आ गई होगी, इसे माफ कर दो। देवराज एक बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। उसने इरा को माफ करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सब खाना खाने लगे। पहला निवाला खाते ही अभय ने कहा, वाह, आज तो खाना बहुत अच्छा बना है। किसने बनाया है? वहां खड़े एक नौकर ने इरा की तरफ इशारा किया। देवराज ने भी खाना चखते हुए कहा, वाह, खाना तो तुम अच्छा बना लेती हो, आज के बाद खाना तुम ही बनाओगी। इरा ने मुस्कुराकर कहा, जी। कुछ देर बाद सूरज ढल रहा है। इरा गार्डन में अकेली बैठी कुछ सोच रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं। तभी देवराज कॉफी पीते हुए वहां आता है और उसे रोते हुए देखता है। देवराज, क्या हुआ? यहाँ अकेली क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? इरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं। देवराज, तो फिर रो क्यों रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इरा, हर एक की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम हर किसी से नहीं कह सकते। आपकी जिंदगी में भी होंगी। क्या आप अपनी प्रॉब्लम सब सकते हैं? ये सुनकर देवराज खामोश हो जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो सब भूल जाता है। देवराज, तुम समझदार हो। उसने ध्यान से इरा की मासूम आंखों में देखा और कहा, और काफी खूबसूरत भी। इरा, क्या? देवराज, नहीं, कुछ नहीं। ये कहकर देवराज अंदर चला जाता है, पर इरा के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। अगले दिन सुबह देवराज मिरर के सामने तैयार हो रहा है। इरा धीरे से कमरे में आती है और टेबल पर कॉफी रखकर जाने लगती है। तभी देवराज ने मुड़ते हुए कहा, रुको, तुम कौन हो और रमेश काका कहाँ है? रमेश काका और हेड गार्ड सतीश ही उसे अपनी फैमिली के अलावा याद रहते थे। इरा ने हैरानी से पूछा, आप मुझे नहीं जानते? देवराज धीरे धीरे इरा की तरफ कदम बढ़ाता है। इरा घबराकर पीछे हटने लगती है और एक चेयर से अटककर गिरने ही वाली होती है कि देवराज उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। देवराज, मेरा तुम्हें जानना जरूरी है क्या? इरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बहुत जरूरी है। देवराज ने उसे छोड़ते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? इरा, रमेश काका को कुछ काम था, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। मैं आपकी नई नौकरानी हूँ। इतना कहकर इरा वहां से चली जाती है और सीधे मंदिर में महादेव की मूर्ति के सामने खड़ी हो जाती है। इरा, हे महादेव, ये सब क्या हो रहा है? उन्हें तो मैं याद भी नहीं हूँ। अगर वो हर दिन मुझे ऐसे ही भूलते रहेंगे तो कैसे चलेगा? आपने मेरी बहुत परीक्षा ली है। जन्म लेते ही माँ बाप छीन लिए, फिर अपनों ने ही जिंदगी से निकाल दिया। अब मेरे पास सिर्फ मेरे पति हैं, पर उन्हें मैं याद ही नहीं। प्लीज महादेव, कोई रास्ता दिखाइए जिससे वो ठीक हो जाएं। तभी हेडगार्ड सतीश वहां से गुजरते हुए इरा की आवाज सुनकर रुक जाता है और अंदर आकर कहता है, रास्ता है, छोटे सरकार को ठीक करने का रास्ता है। इरा ने हैरान होकर पूछा, क्या? सतीश, एक डॉक्टर हैं जो उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डॉक्टर हरीश वर्मा। उन्होंने ऐसे कई पेशेंट्स को ठीक किया है। इरा, तो फिर हमें उनसे इलाज कराना चाहिए। सतीश, प्रॉब्लम यह है कि वो छोटे सरकार का इलाज नहीं करना चाहते। वो सूर्यवंशी परिवार से नफरत करते हैं।
राजा सा और रानी माँ ने कई बार अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, पर वे नाम सुनते ही मना कर देते हैं। इरा, क्या आप मुझे उनके पास लेकर जा सकते हैं? सतीश, हाँ, लेकिन वो बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते। मुझे नहीं लगता वहां जाके कोई फायदा होगा। इरा, बस एक बार मुझे वहां ले चलिए। सतीश, ठीक है। सतीश इरा के साथ गाड़ी में महल से निकल जाता है। इधर देवराज माँ की गोद में सिर रखकर लेटा है। अभय भी वहीं खड़ा कुछ फाइल्स देख रहा है। देवराज, माँ, मुझे कल का कुछ याद नहीं है। मैं हर चीज भूल कैसे जाता हूँ? मुझे लगता है मैं अब किसी काबिल नहीं रहा। रानी माँ देवराज के सिर पर हाथ फेरते हुए, ऐसा कुछ नहीं है और तू दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेगा। ये सब सुनकर अभय के चेहरे पर भी उदासी छा गई। देवराज, बाबा, आपको भाई को ही अगला राजा बनाना चाहिए। रानी माँ, बेटा, डॉक्टर ने कहा है ना कि तू ठीक हो जाएगा। देवराज, माँ, खुद को और मुझे झूठी तसल्ली मत दीजिए। डॉक्टर 2 साल से यही कह रहा है। मुझे पता है मैं ठीक नहीं हो सकता। बाबा, प्लीज मेरी बात मानिए। अभय सूर्यवंशी, प्रजा को ऐसे राजा की जरूरत है जो उनकी रक्षा कर सके, जिसे सियासत की अच्छी समझ हो और जो हर तरह से काबिल हो। राजवीर वैसा नहीं है। मुझे उम्मीद है तुम ठीक हो जाओगे, वरना जैसा तुम चाहते हो मैं राजवीर को अगला राजा घोषित कर दूंगा। इधर इरा हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट के पास खड़ी है। इरा, प्लीज मुझे एक बार डॉक्टर हरीश से मिल लेने दीजिए। रिसेप्शनिस्ट, देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, उनकी आज किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। आप उनसे नहीं मिल सकती। इरा, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। रिसेप्शनिस्ट, अच्छा ठीक है, मैं पूछती हूँ। वो डॉक्टर हरीश को कॉल करती है। सर, आपसे मिलने एक लड़की आई है, इरा नाम है उसका। मैंने उसे कितनी बार मना किया, लेकिन वो मान ही नहीं रही। कह रही है आपसे मिलना बहुत जरूरी है। उसने सारा हॉस्पिटल सिर पर उठा रखा है। फोन रखकर उसने इरा से कहा, डॉक्टर साहब ने आपको अंदर बुलाया है। इरा भागकर अंदर जाती है। अंदर डॉक्टर के कैबिन में पहुंचती है। डॉक्टर, बैठो, बताइए क्या प्रॉब्लम है? इरा, सर, मेरे पति बीमार हैं और उनका इलाज सिर्फ आप कर सकते हैं। उन्हें भूलने की बीमारी है। वो हर सुबह उठते ही पिछले दिनों जो हुआ सब भूल जाते हैं। प्लीज उनका इलाज कर दीजिए, मेरा उनके सिवा और कोई नहीं है। उन्हें ये भी याद नहीं कि मैं उनकी पत्नी हूँ। डॉक्टर, ठीक है ठीक है। क्या नाम है आपके पति का? इरा, देवराज सूर्यवंशी। ये सुनकर डॉक्टर का चेहरा लाल हो गया। डॉक्टर, अच्छा, तो अब उन लोगों ने तुम्हें भेज दिया। मैं कितनी बार मना कर चुका हूं, मैं राजकुमार देवराज का इलाज नहीं करूंगा। इरा, लेकिन क्यों? क्यों आप सूर्यवंशी परिवार से इतनी नफरत करते हैं? डॉक्टर, मैं उनसे बहुत नफरत करता हूं। इन राजाओं को सिर्फ अपने और अपनी सियासत से मतलब होता है। जब अभय सूर्यवंशी के पिता राजा थे, तब मेरे पिताजी उनके यहाँ नौकर थे। 20 साल उन्होंने वहां पूरी ईमानदारी से नौकरी की और आखिर में उन्हें क्या नतीजा मिला? उन पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया गया। इरा, तो देवराज के दादाजी ने जो किया उसमें देवराज का क्या कसूर? देवराज एक बहुत अच्छे इंसान है। मैं जंगल के कबीले में रहने वाली एक अनाथ लड़की हूँ। मेरे चाचा मुझे जान से मार डालना चाहते थे, लेकिन देवराज ने मेरी जान बचाने के लिए एक राजकुमार होने के बावजूद मेरे जैसी आम लड़की से शादी कर ली। वो बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर, कुछ भी हो, मैं उसका इलाज नहीं करूंगा। इरा, आपने ही कहा ना कि आपके पिता बहुत ईमानदार थे। हो सकता है किसी ने उन्हें फंसाया हो। आपके पिता भी यही चाहते होंगे कि उनका बेटा भी उनकी तरह ही ईमानदार हो, और एक ईमानदार डॉक्टर होने के नाते आपका फर्ज है कि सारी दुश्मनियों को किनारे रखकर अपना फर्ज निभाएं और अपने मरीज का ईमानदारी से इलाज करें। आपके पास ये सबसे बड़ा मौका है अपने पिता की ईमानदारी साबित करने का। इरा डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज पुरानी दुश्मनी भूल जाइए और मेरे पति को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, ले आओ उसे। मैं तुम्हारे पति का इलाज करूंगा। अब तक सूर्यवंशी परिवार से जो भी मुझे मनाने आया वो राजा की तरह आदेश देने आया था, लेकिन तुम राज परिवार की बहू होने के बावजूद एक फरियादी की तरह विनती करने आई हो। तुम बहुत समझदार लड़की हो। बहुत भाग्यशाली है तुम्हारा पति, और धन्यवाद मुझे मेरा फर्ज याद दिलाने के लिए। इरा देवराज को लेने के लिए जल्दी में वहां से निकलती है। कुछ घंटों बाद इरा, रानी माँ और देवराज डॉक्टर के कैबिन के बाहर खड़े हैं। रानी माँ, इरा बेटा, तुम्हें पूरा यकीन है कि डॉक्टर हरीश देवराज का इलाज करेंगे? इरा, हाँ माँ, वो मान गए हैं। देवराज, माँ, आप मुझे फिर डॉक्टर के पास ले आई हैं? मैं अब ठीक नहीं हो सकता। इरा, आप ठीक हो जाएंगे, ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं।
देवराज, माँ, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है और इसे हमारे मामलों में बोलने की इजाजत किसने दी? शैलजा, बेटा, तुम तो डॉक्टर के कैबिन में चेकअप के लिए चले जाओगे और मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी, इसलिए इसे साथ ले आई। और ये नई है ना, इसलिए इसे पता नहीं है कि नौकरों को घर के मामलों में बोलने की इजाजत नहीं होती। तभी डॉक्टर कैबिन से बाहर आता है। डॉक्टर, राजकुमार देवराज, चलिए मेरे साथ। देवराज डॉक्टर के साथ अंदर चला गया। शैलजा, ये तो कमाल ही हो गया। जो डॉक्टर सूर्यवंशी खानदान की शक्ल नहीं देखना चाहता था, वो देवराज के इलाज के लिए राजी हो गया। इरा, अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद एक वार्ड बॉय बाहर आता है और कहता है, आप दोनों को डॉक्टर अंदर बुला रहे हैं। अंदर पहुंचने पर डॉक्टर कहता है, देखिए, मैंने सारे टेस्ट कर लिए हैं, रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या आपके पास इनकी कोई मेडिसिन है? शैलजा अपने पर्स से गोलियों की डिब्बी निकालकर देती है। डॉक्टर डिब्बी खोलकर टैबलेट देखता है और हैरान हो जाता है। डॉक्टर, आप ये गोलियां दे रही हैं इसे? जिस दवा का नाम इस पर लिखा है, ये वो दवा है ही नहीं। इसी दवा की वजह से ये सब भूल जाता है। यह दवा बंद है और दिमाग के लिए हानिकारक है। कोई जानबूझकर इन्हें गलत दवा दे रहा है। इसे लेना बंद करें। मैं जो मेडिसिन दूंगा उससे ये 2-3 दिन में ही नॉर्मल हो जाएंगे। यह सुनकर शैलजा की आंखों में आंसू आ गए। देवराज भी हैरान था कि उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है। इरा की आंखें भी नम हो गईं। इरा, रानी माँ, आप इन्हें लेकर महल चले जाना, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आती हूँ। इरा जल्दी से वहां से निकलती है। देवराज, जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर बाद महल में सब लोग हॉल में खड़े हैं और शैलजा सबको सच बताती है। ये सब सुनकर अभय सूर्यवंशी ने गुस्से में कहा, भानगढ़ में किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे बेटे के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की? जिसने भी ये किया है मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अभय ने अपने एक आदमी से गुस्से में कहा, सतीश कहाँ है? उसे कहो कि मुझे जल्द से जल्द वो डॉक्टर मेरे सामने चाहिए। तभी सतीश उस डॉक्टर को कॉलर से पकड़कर खींचकर लाते हुए बोला, जो हुक्म राजा सा, ये लीजिए आपका अपराधी। सतीश के साथ इरा भी अंदर आती है। सतीश, चल बता सबको, किसके कहने पर किया तुमने ये सब? वो डॉक्टर हाथ जोड़ते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए राजा सा। देवराज ने उस डॉक्टर का कॉलर पकड़कर कहा, तुझे माफ कर दें? इन 2 सालों में मौत से भी बदतर बना दी थी तुमने मेरी जिंदगी। अभय, छोड़ दो इसे, इसको क्या सजा देनी है वो हम बाद में सोचेंगे। अभी हमारे लिए पता लगाना जरूरी है कि ये सब इसने किसके कहने पर किया है। सतीश, अगर अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से मुंह खोल दे। डॉक्टर, मैंने ये सब आपकी बड़ी बहू के कहने पर किया है। उन्होंने ही मुझे डरा धमकाकर और मुझे लालच देकर ये सब करने के लिए मजबूर किया। सब लोग शक भरी नजरों से जीविका की तरफ देखने लगे। जीविका डर के मारे हाथ जोड़कर रोते हुए सबसे माफी मांगने लगी। जीविका, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शैलजा जीविका के पास आई और उसे जोर से थप्पड़ मारते हुए बोली, क्यों किया तुमने ये सब? जीविका खामोश थी। अभय ने गुस्से में कहा, जवाब दो। जीविका, क्योंकि आप देवराज को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, जबकि बड़ा बेटा होने के नाते ये हक राजवीर का है। अभय, राजवीर मेरा भी बेटा है, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। मेरी हर चीज पर मेरे दोनों बेटों का बराबर अधिकार है, लेकिन राजा का पद एक जिम्मेदारी होती है। प्रजा को खुश रखने की जिम्मेदारी, प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी। राजवीर ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। शैलजा, और तुमने सिर्फ महारानी का ओहदा पाने के लिए मेरे बेटे के साथ इतना घिनौना खेल खेला। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी इस महल में कोई जगह नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। जीविका, नहीं रानी माँ, ऐसा मत कीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज। राजवीर, माँ प्लीज जीविका को माफ कर दीजिए। राजवीर के कहने पर शैलजा ने कहा, ठीक है, तेरी खुशी के लिए मैंने इसे माफ किया, लेकिन आगे से अगर इसने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ ऐसी घिनौनी चाल चली तो कोई इसे माफ नहीं करेगा। देवराज बहुत हैरान था कि उसकी खुद की भाभी ने उसके साथ ये सब किया। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अभय ने इरा का धन्यवाद करते हुए कहा, शुक्रिया बेटा, तुमने हमारे बेटे को नई जिंदगी दी है। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम ही देवराज की पत्नी बनने के लायक हो। इरा, राजा सा, ये मेरे पति के लिए मेरा फर्ज था। काफी दिन सब कुछ वैसे ही चलता रहा जैसे चल रहा था। इरा घर की नौकरानी बनकर ही रहती रही। वो रोज देवराज के कमरे में चाय देने जाती, उसके लिए खाना बनाती और कभी कभी बहाने से उससे बातें करती। देवराज भी नॉर्मल होना शुरू हो गया। उसको अब सब याद रहने लगा। एक दिन वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, पर इरा और उसकी शादी उसे अभी भी याद नहीं थी। एक दिन देवराज घर आया। महल में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। देवराज, ये महल में इतना अंधेरा क्यों है? देवराज सबको आवाज देने लगा,
माँ, बाबा सा, रमेश काका, कहाँ है सब? तभी महल की लाइट ऑन हुई। पूरा महल फूलों से सजा है। सब लोग हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हुए आते हैं। शैलजा, हैप्पी बर्थडे बेटा। देवराज, थैंक यू माँ। शैलजा, चलो केक कट करते हैं। देवराज और शैलजा टेबल के पास आते हैं। देवराज, बाबा, आप भी आइए ना, साथ में करेंगे। शैलजा, नहीं, इस बार मैं और तेरे बाबा तेरे साथ केक कट नहीं करेंगे, कोई और कट करेगा। देवराज, कौन? शैलजा, तेरी पत्नी। देवराज, क्या? तभी एक बड़ा सा प्रोजेक्टर चलाया गया। उसमें देवराज और इरा की शादी की वीडियो चलने लगी, जो वीडियो उस वक्त सतीश ने बनाई थी। देवराज हैरान रह गया। उसे जंगल में जो कुछ हुआ सब याद आ गया। देवराज मन ही मन में सोचने लगा कि इतने दिनों से जो उसका ख्याल रख रही है, रोज सुबह उसे चाय देने आती है और सारा दिन उससे बात करने के बहाने खोजती रहती है, जिसे देखकर देवराज उसकी तरफ खिंचा चला जाता है, वो घर की नौकरानी नहीं, उसकी पत्नी इरा है। शैलजा, बेटा, इरा ने तेरे लिए बहुत कुछ सहा है, तुझे ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की है। इरा के साथ बिताया एक एक पल देवराज की आंखों के सामने घूमने लगा। उसे याद आया कि किस तरह उसने इरा को अपने रूम से निकाल दिया, कई बार उसके साथ रूड बिहेव किया, लेकिन इरा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। देवराज इरा के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें अपने ही घर में नौकरों की तरह रहना पड़ा। मैंने जब तुम्हें पहली बार जंगल में देखा, तुम मुझे तभी पसंद आ गई थी, लेकिन मैं तुम्हें ही भूल गया। मुझे माफ कर दो। इरा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। देवराज ने इरा को गले लगाया। शैलजा, अच्छा अब बहुत हुआ, केक कट करते हैं। देवराज और इरा ने केक कट किया। अभय सूर्यवंशी, मेरे पास एक और बड़ी अनाउंसमेंट है। मैं अपने बेटे देवराज और इरा की शादी दोबारा पूरी धूमधाम से कराऊंगा और ये शादी पूरा भानगढ़ देखेगा। और शादी के अगले दिन देवराज की ताजपोशी भी होगी। सब लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए। तो कैसी लगी आपको देवराज और इरा की ये प्रेम कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और प्यारी प्यारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।